हेलो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस क्विज सीरीज की मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं। इससे बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। सबसे पहला फायदा तो ये मिलेगा कि आप अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको इस क्विज के जरिए इवेल्युएट कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि आपको कितनी नॉलेज है और साथ ही साथ कितनी तैयारी अभी आपको और करनी है। दूसरा फायदा होगा कि इस क्विज यानी क्वेश्चंस के जरिए आपके करंट अफेयर्स और साइंस से जुड़ी जो नॉलेज होगी वो भी अपडेट हो जाएगी। क्विज की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि इस क्विज को काफी इंटरैक्टिव मैंने बनाया है। तो जब भी ये क्विज आएगी ये प्रीमियर्ड होगी और प्रीमियर के दौरान आप जब इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको बीच में 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और उस 10 सेकंड में सोचकर आप अपने जो भी जवाब हैं वो जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं लास्ट में इस चीज को देखूंगा कि कौन कितने ज्यादा जवाब सही दे पाया। इस क्विज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी इन साउथ पोल ऑफ अंटार्कटिका सर्चेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। यानी आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है साउथ पोल अंटार्कटिका में, वो किस पार्टिकल को के खोजने के लिए बनाई गई है। तो उसका पहला जो ऑप्शन है वो प्रोटॉन्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, सी न्यूट्रिनोज और चौथा प्लाज्मा। तो जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो है न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में बनते हैं। जैसे कि आपका स्टार जब अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेता है तो सुपरनोवा ब्लास्ट होता है, तो उस सुपरनोवा ब्लास्ट में भी ये न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होते हैं और भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में न्यूट्रिनोज का प्रोडक्शन होता है। ये न्यूट्रिनोज जो है वो धरती की तरफ बढ़ते हैं और धरती पर भी पहुंचते हैं, लेकिन इन न्यूट्रिनोज को देखा नहीं जा सकता, इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए इनको इनके डिटेक्शन के लिए आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी को साउथ पोल पर बनाया गया है जहां पे बहुत सारी आइस मौजूद है। तो जब कभी भी ये न्यूट्रिनोज जो है वो अर्थ पे पहुंचेंगे और जब ये आइस पर गिरते हैं ये न्यूट्रिनोज, तो आइस के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये एक चमकीले हो जाते हैं, यानी कि इसमें एक लाइट प्रोड्यूस होती है। और जब ये चमकीले हो जाते हैं तो ये जो ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी, इसके अंदर लाइट डिटेक्टर लगे हुए हैं, यानी कि प्रकाश को महसूस करने वाले डिटेक्टर लगे हुए हैं। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिनोज रिएक्ट करेंगे तो एक लाइट प्रोड्यूस करेंगे और इसी लाइट को डिटेक्ट करने का काम ये आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी करेगी। ये जमीन के नीचे लगभग 2500 मीटर नीचे इसको लगाया गया है और ये पहली ऐसी कोई ऑब्जर्वेटरी है जिसे बनाया गया है जिसमें न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किया जाएगा। और न्यूट्रिनोज को अगर जब डिटेक्ट किया जाएगा तो न्यूट्रिनोज की मदद से पूरे ब्रह्मांड के, पूरे यूनिवर्स के बहुत सारे राज खोले जा सकते हैं। तो ये आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। तो आंसर न्यूट्रिनोज है। तो तैयार हैं आप लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है द वेब पोर्टल गति हैज बीन क्रिएटेड, यानी वेब पोर्टल एक बनाया गया है जिसका नाम गति है। वो गति किसने क्रिएट किया है? तो नीति आयोग ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने। किसने किया है? क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। तो आंसर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गति नाम का वेब पोर्टल बनाया है। तो जल्दी से गति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गति जो है वो, जैसा मैंने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया वेब पोर्टल है और ये वेब पोर्टल प्रगति की तरह बनाया गया है। प्रगति भी एक वेब पोर्टल है जिसे पीएमओ ने बनाया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बनाया है। उसी तरीके से ये गति वेब पोर्टल को बनाया गया है। इसमें जो भी इस वेब पोर्टल की मदद से जितने भी डेवलपर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं एनएचएआई के, ये सब लिंक्ड होंगे और अपने जो भी प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी सड़क बनाने की, जो हाईवेज बनाने की जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा उससे जुड़े हुए जितने भी नॉलेज होगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, जितने भी काम हो चुके होंगे, उन सबको इस वेब पोर्टल पर शेयर करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को भी इस वेब पोर्टल के जरिए रेस कर सकते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम को समझा जा सके और साथ ही साथ उसकी
उससे जुड़े हुए जो भी ऑफिसर्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करके जो भी प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ नासाज ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम, यानी नासा की ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम, यानी नासा की इसमें से कौन ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम में शामिल है। तो पहला है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, स्पिट्जर टेलीस्कोप। ये चारों में से कौन जो है वो नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम में शामिल है। तो पहला आंसर 1 and 4 ओनली, दूसरा 2 and 4 ओनली, 1 2 3 ओनली, और चौथा ऑप्शन है 1 2 3 4 ओनली, यानी कि चारों। तो आप जल्दी से आंसर कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि नासा की ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप भी है, कॉम्पटन भी है, चंद्रा भी है और स्पिट्जर भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर है। जिन लोगों का सही हुआ है उन्हें बहुत मुबारकबाद कि वो उन्होंने सही आंसर किया है। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता दूं क्यों मैंने ये क्वेश्चन रखा, क्योंकि स्पिट्जर जो प्रोग्राम था वो अभी नासा का वो रिटायर्ड हुआ है। 30 जनवरी 2020 को ये रिटायर किया गया है। स्पिट्जर जो ऑब्जर्वेटरी थी वो इंफ्रारेड बैंड यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में, यानी जो भी ब्रह्मांड में घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं में जो इंफ्रारेड रेज निकलती हैं उन इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़कर और ब्रह्मांड की बहुत सारे रहस्यों को खोलने में, बहुत सारे रहस्यों का पता लगाने में मदद करता था। तो इसे रिटायर्ड कर दिया गया है 30 जनवरी 2020 को। तो एक ये प्रोग्राम था। अदर ऑब्जर्वेटरीज भी नासा की हैं जिसमें विजिबल लाइट ऑब्जर्वेटरी है, हब्बल जो टेलीस्कोप है जो अभी ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। गामा रे से जुड़ा हुआ, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में जो गामा रेज निकलती हैं एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में, तो उनको पकड़ने के लिए नासा का जो एक अभियान था वो कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी थी। वो जो है वो अब ऑपरेशनल नहीं है, वो भी रिटायर्ड हो चुकी है। एक्सरे ऑब्जर्वेटरी नासा की है जिसे चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, तो वो अभी स्टिल ऑपरेशनल है, यानी अभी भी काम कर रही है। तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेटरी नासा की हैं और ये नासा के जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के प्रोग्राम में सब शामिल हैं। स्पिट्जर के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं उनके बारे में भी पता लगाता रहा है। और साथ ही साथ इसने अभी हाल में एक बहुत बड़ी खोज की थी कि सैटर्न यानी कि शनि जो ग्रह है उस ग्रह में के चारों तरफ डस्ट पार्टिकल से बना हुआ एक इनविजिबल यानी कि ना दिख पाने वाला एक रिंग, यानी कि शनि के चारों तरफ रिंग तो मौजूद है, तो वो दिखती है, लेकिन कुछ ऐसी रिंग भी मौजूद हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, जो डस्ट पार्टिकल से बनी हैं। उनका पता लगाने में, उनकी खोज करने में इस स्पिट्जर की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन डिफेंस अपरेटस, यानी इंडियन डिफेंस अपरेटस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं, उनके बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन पता करनी है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? INS विक्रमादित्य इज द ओनली ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर इन इंडियन नेवी, यानी इंडियन नेवी में ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ और सिर्फ INS विक्रमादित्य भारत के पास है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दिमाग में सोचे रखिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि INS विक्रमादित्य इज एन इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बना हुआ है, भारत द्वारा ही बनाया गया है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आल्सो हैव एन नेवल वर्जन, यानी जो भारत में बना हुआ तेजस एयरक्राफ्ट है, LCA तेजस है, उसका नेवल वर्जन भी भारत में बन गया है। HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बना लिया है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं? पहला आंसर है 1 और 2, या फिर दूसरा आंसर है 2 और 3, और तीसरा आंसर है 1 and 3 ओनली, और चौथा आंसर है 1 2 3 ओनली, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बताइए कौन सा सही है जल्दी से। चलिए फिर देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। देखिए INS विक्रमादित्य
सिर्फ इस वक्त ओनली ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी का है, ये बिल्कुल सही बात है। आईएनएस विक्रांत आने वाला है लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। तो ओवरऑल अभी सिर्फ ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास एक है जो आईएनएस विक्रमादित्य है। दूसरा जो स्टेटमेंट है आईएनएस विक्रमादित्य इज इंडिजिनसली यानी भारत में बना हुआ है, तो ये गलत है। भारत में ये नहीं बना हुआ है, ये रशिया से लिया गया है, रशिया से हमने इसको खरीदा है। तीसरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है उसने नेवल वर्जन भी मौजूद है। बिल्कुल अभी तेजस ने, मैं इस करंट अफेयर को क्यों मैंने जोड़ा, क्योंकि तेजस अभी हाल ही में तेजस का एक नेवल वर्जन बनाया गया और ये तेजस जो है वो आईएनएस विक्रमादित्य पर लैंड किया और इसको लैंड कराकर पहली बार इसका टेस्ट किया गया कि क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी उतर सकता है। तो ये डेफिनेटली ये सही है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का नेवल वर्जन भी मौजूद है। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है सी, यानी कि 1 and 3 ओनली। चलिए फिर पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार। दिहार क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। इसमें पहला स्टेटमेंट है दिहार को लेकर कि दिहार इज अ वर्किंग ऑन कोल्ड एरिड एग्रो एनिमल टेक्नोलॉजीज, यानी जो दिहार इंस्टीट्यूट है जिसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च कहते हैं, वो कोल्ड एरिड यानी ठंडे और सूखे जगहों पर एग्रो एनिमल यानी कि आपके एग्रीकल्चरल और एनिमल की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च करता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड एट शिमला, क्या ये लोकेटेड है शिमला में? तो इसमें से कौन सा कोड करेक्ट है? सिर्फ पहला इसका स्टेटमेंट सही है या दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही है या दोनों सही हैं या कोई नहीं सही है? सोचिए और तुरंत इसके जवाब दीजिए। होप कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो दिहार है वो कोल्ड एरिड एग्रो एनिमल टेक्नोलॉजीज पर काम करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन ये शिमला में लोकेटेड नहीं है, ये लेह में लोकेटेड है, लेह लद्दाख में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला वाला सही है, यानी कि सिर्फ पहला, दिहार इज वर्किंग ऑन कोल्ड एरिड एग्रो एनिमल टेक्नोलॉजीज ही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी एफआरएल जो है वो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में बदल दिया गया 27 मई 2008 को। इस एफआरएल को, फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी को आज़ादी के बाद बनाया गया था, फिर इसी को बाद में रीनेम कर दिया गया, यानी फिर से इसको नामकरण कर दिया गया डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार के रूप में। और इसे ये किया गया, इसका रीनेम किया गया 27 मई 2008 को। और ये इनिशिएटिव है भारत का, मतलब एक तरीके से बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है भारत की तरफ की, जो 3,500 मीटर के ऊपर कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएं और साथ ही साथ कैसे जो है वो एनिमल्स को वहाँ पे पाला जाए, जिससे कि 3,500 मीटर की ऊंचाई पर भी खाने पीने की समस्याएं ना हो पाए। खासकर कि आर्मी के लोगों को, जो लोग लद्दाख रीजन में, सियाचिन रीजन में जो है वो आर्मी जो सर्व कर रही है, तो उस आर्मी को खाने पीने की समस्याएं ना हो, खाने पीने की फैसिलिटीज़ जो हैं वो रेगुलर उनको मिलती रहें। तो इसके लिए विशेष रिसर्च प्रोग्राम जो है इस इंस्टीट्यूट, दिहार इंस्टीट्यूट में होता है, और ये इंस्टीट्यूट जो है वो लेह लद्दाख में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। द सेवल बर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, ये कहां पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री में ये लोकेटेड है? सेवल बर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पर ग्लोबल सीड वॉल्ट है, यानी दुनिया के जितने भी तरीके के बीज मौजूद हैं, सीड मौजूद हैं, वो यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे गए हैं। तो ये कहाँ पर, किस कंट्री में मौजूद है? पहला आंसर है नॉर्वे, दूसरा आइलैंड, तीसरा डेनमार्क, चौथा स्वीडन। जल्दी से सोचकर बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो नॉर्वे में सेवल बर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट मौजूद है, और इसमें दुनिया के जितने भी सीड हैं
उनके जो स्पेसिमेन हैं, यानी उनके कह सकते हैं कि उनके नमूने प्रिजर्व करके रखे गए हैं कि कभी कोई ग्लोबल क्राइसिस पड़ जाए, कोई मान लीजिए कि उल्कापिंड धरती से टकरा जाए या कोई भी विश्व में समस्याएं उत्पन्न हो जाएं जिसकी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चरल जो सीड्स हैं वो ख़त्म हो जाएं या वो डैमेज हो जाएं या फिर कोई धीरे धीरे वक्त के साथ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो ऐसी समस्याओं के समय ये ग्लोबल सीड वॉल्ट में जो प्रिजर्व सीड्स हैं इनकी मदद से उस प्रजाति का या सारी प्रजातियों के सीडों को लेकर फिर से धरती पर जीवन को बढ़ाया जा सकता है। 7वां क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लॉन्च्ड ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी टू कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी को लॉन्च किया है किस डिसीज के लिए? इंसेफेलाइटिस, एड्स, स्मॉल पॉक्स या मलेरिया, किसके लिए लॉन्च किया है? तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है मलेरिया। मलेरिया यानी कि डी आंसर सही है। मलेरिया के लिए WHO ने ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी को लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 टू 2013 लॉन्च की गई है और इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन असेंबली में अडॉप्ट किया गया मई 2015 में, और ये कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क देती है सारी कंट्रीज को कि वो मलेरिया को एलिमिनेट करें, मलेरिया को पूरी तरीके से समाप्त कर दें। और ये जो स्ट्रेटजी है वो टारगेट कर रही है कि 2030 तक हमें मलेरिया के केसेस को और साथ ही साथ मलेरिया से जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है, उसको भी 90% तक कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जूस जैकिंग? बहुत ही अच्छा टर्म है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। जूस जैकिंग क्या है? ए प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, सैटेलाइट को लॉन्च करने का एक प्रोसेस, एक तरीका। दूसरा आंसर है ए टाइप ऑफ साइबर अटैक, साइबर अटैक करने का एक तरीका। द यूज ऑफ कैटालिटिक एजेंट इन ए केमिकल प्रोसेस, एक रासायनिक प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, उत्प्रेरक प्रक्रिया है। चौथा आंसर है नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। तो आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो है ए टाइप ऑफ साइबर अटैक। जूस जैकिंग जो है वो एक तरीके का साइबर अटैक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जूस जैकिंग जो है वो टाइप ऑफ साइबर अटैक है जिसमें चार्जिंग पोर्ट, यानी कभी कभी आप लोग देखते होंगे पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे कि आप अगर दिल्ली में जाएं तो सीपी पर, कनॉट प्लेस पे या बहुत सारी जगहों पर, स्टेशंस पर क्या लगे होते हैं, या एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा कि चार्जिंग पॉइंट्स बने होते हैं जहां पर आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे आप फोन की चार्जिंग में अपने फोन को लगाते हैं तो ये जो हैकर्स होते हैं वहां पर ऐसे चार्जिंग पोर्ट्स लगा देते हैं जो एक तरीके से डेटा केबल की तरह काम करता है, और जैसे आप फोन उससे कनेक्ट करते हैं इस डेटा केबल से, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन की ले लेते हैं और बाद में आपके जो भी बैंक अकाउंट होते हैं या फोन में जो भी आपकी पर्सनल चीजें होती हैं उन्हें वो हैक कर लेते हैं। तो इसे कहा गया है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग तो इसके लिए स्पेशली बहुत सारे जो कंपनीज हैं या बहुत सारे SBI है, इस तरीके के जो बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो उन सब ने मना किया है कि तो पब्लिक जगहों पर आप बहुत ही जांच परख कर ही अपने फ़ोन को चार्ज करें, वरना आपका फ़ोन या आपका डेटा जो है वो लीक हो सकता है या हैक हो सकता है। इसमें जो हैकर्स होते हैं वो आपके डेटा को पूरा का पूरा हैक भी कर सकते हैं और आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे मालवेयर्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि जूस इंक्लूडिंग एडवेयर, क्रिप्टो माइनर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स, इस तरीके के बहुत सारे कह सकते हैं कि मालवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर मालवेयर्स होते हैं, उसको भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका सारा डेटा हैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेस हार्पून डिजाइन टू कैप्चर ऑर्बिटल जंक हैज़ been successfully tested in space for the first time launched by which country? यानी इसका अगर आप समझिए तो
ऑर्बिटल जंक, यानी कि जब आप सैटेलाइट छोड़ते हैं तो सैटेलाइट जब पृथ्वी के ऊपर अपनी ऑर्बिट में घूमता है, कुछ वक्त के बाद जब खराब हो जाता है तो वो वहां का कबाड़ बन जाता है, कूड़ा बन जाता है, जंक बन जाता है। तो इस ऑर्बिटल जंक को कैप्चर करने का एक तरीका खोजा गया, और वो तरीका है हारपून। वो तरीका है हारपून। तो क्वेश्चन ये है कि इस तो ऑर्बिटल जंक को कैप्चर करने का ये जो टेक्नोलॉजी है, हारपून है, इसे किस देश ने लॉन्च किया, क्वेश्चन ये है। तो आंसर है यूएसए ने, रशिया ने, चाइना ने और यूनाइटेड किंगडम ने। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो आंसर मैं इसका बता दूं, इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम ने। बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल थी, लेकिन इसको जो लीड किया था इस प्रोग्राम को, किया है यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गगनयान मिशन ऑफ इसरो। तो गगनयान मिशन ऑफ इसरो को से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो उसमें कौन कौन से सही हैं। गगनयान इज इंडिया फर्स्ट मैन स्पेस मिशन, क्या सही है, याद रखिएगा। PSLV एक्सेल वेरिएंट इज यूज फॉर गगनयान मिशन, गगनयान मिशन के लिए PSLV एक्सेल को यूज किया जाएगा, मतलब इसकी मदद से भेजा जाएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जल्दी से बताएं। पहला सिर्फ स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, जल्दी से बताएं। भारत पहली बार जो है वो ह्यूमन को स्पेस में भेज रहा है, तो ये पहला स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा जो है वो PSLV एक्सेल की मदद से गगनयान भेजा जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि अभी जो प्रोग्राम है वो GSLV MK3 की मदद से जो है वो गगनयान को भेजा जाएगा 2021 में। अब कोविड की वजह से हो सकता है कि लेट भी हो जाए, लेकिन जो प्रोग्राम है वो GSLV MK3 की मदद से 2021 में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। तो इसका आंसर जो है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर होगा A, यानी कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है। तो होप आप लोगों की इस क्विज में काफी मजा आया होगा। तो अगर जितने लोगों ने लगातार आंसर किया है वो जान लें कि अगर आपके 5 क्वेश्चन से कम अगर सही हो रहे हैं तो इसका मतलब है अभी आपको बहुत अपडेट होने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो रेगुलर हमारे वीडियोस देखते रहिए और साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़िए और अपने आप को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपडेट रखिए। अगर 5 से 7 क्वेश्चन आपके सही हैं 10 में से, तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है, बढ़िया है, और आप इसी तरीके से लगे रहिए, बिल्कुल आप बहुत अच्छा करेंगे। और अगर 7 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन तक अगर या 10 क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं तो एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है, कीप इट अप, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अपना पूरा कंसंट्रेशन जैसा भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पढ़ाई करते रहिए और उसी तरीके से तैयारी करते रहिए। तो होप कि इसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको कैसा लगा ये क्विज आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इससे मुझे एक मॉरल बूस्ट मिलेगा और फिर मैं इस तरीके की सीरीज में रेगुलर अपलोड करूंगा, जिससे आपकी नॉलेज इन्हेंस हो सके और आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।